हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया जिससे आप बेटर और प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 का नोट्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी जो भी आप पेपर देने जा रहे हो स्पेशली बीपीएससी स्टेट उसके लिए आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। ये भी आपको मिल जाएगा सिर्फ 151 रुपीज़ में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो सारा कुछ आपको मिलता है, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा और जितने भी आपको एमसीक्यू अभी कराए जा रहे हैं सारे एमसीक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि में उम्र से संबंधित परिवर्तनों को सबसे अच्छी तरह समझाया गया है। कैटल के सिद्धांत में, जेनसन का सिद्धांत, एस्टनबर्ग का सिद्धांत या ऑप्शन डी गिलफर्ड का सिद्धांत। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना बुद्धि के उम्र में जितने भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं सबसे अच्छा कैटल के सिद्धांत में समझाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण किसी व्यक्ति की भावनाओं और विचारों में अचेतन की भूमिका पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानवतावादी या ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन थर्ड है, बच्चे सबसे पहले डैश चरण के दौरान वाक्य रचना की प्रारंभिक समझ को प्रदर्शित करते हैं। पहला ऑप्शन है बड़बड़ाना, एक शब्द, दो शब्द या ऑप्शन डी तीन शब्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दो शब्द। मास्लो के 5 के बीच कमी और विकास आवश्यकताओं के बीच की सीमा रेखा कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा की ज़रूरतें और ज़रूरतें संबंधित हैं। सुरक्षा आवश्यकताएं और शारीरिक आवश्यकताएं, ज़रूरतों और आत्मबोध को समान करें या ऑप्शन डी ज़रूरतों को पूरा करने और उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से याद रखना ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी मैंने अपने एनसीईआरटी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में एनसीईआरटी का पूरा सीरीज देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं हम हिप्पोकैम्पस जो आपके एज के हिसाब से आपके मस्तिष्क के अंदर डेवलप होती है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में किसने अन्वेषण और जिज्ञासा की प्रेरक अवधारणाएं बनाने के लिए निर्णायक प्रयोगात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन है फैड्स, लॉरेंज, गिब्सन या ऑप्शन डी हालो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में बुद्धि के मूल्यांकन में प्रयुक्त कौन सा दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा पुराना है। पहला ऑप्शन है साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण, संस्कृति मेला या ऑप्शन डी कलनुमारिक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि आपको क्वेश्चन सर्च करो, किसी क्वेश्चन से फिर टाइप करो, ऐसे हमें क्वेश्चन बनाने में कम से कम 1 से डेढ़ घंटा हमें अपना टाइम देना होता है। और आप वीडियो को लाइक सब कोई करते नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप लोग के लिए एनर्जी मिलता है कि आप लोग के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग कुशल गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है थैलेमस, प्रीफ्रंटल, पोन्स या ऑप्शन डी है सेरिबेलम। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सेरिबेलम।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन-सा कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? पहला ऑप्शन है बैकवर्ड, विलंबित, एक साथ कंडीशनिंग या ऑप्शन डी है ट्रेस कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विलंबित कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि संज्ञानात्मक परिवर्तन किसके कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक स्वनियमन, जटिलता, संघर्ष या ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष। वो मेमोरी जिसमें तथ्यात्मक जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे मेमोरी जो आपके फैक्ट्स को, जो आपको नॉलेज को स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा उसको हम घोषणात्मक मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सद्गुणों के उद्भव का सही क्रम कौन-सा है? आपको सद्गुण का जो उद्भव का सही क्रम होता है उसे आप सही क्रम में उसको सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आशा, इच्छा शक्ति, उद्देश्य और योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको बताना है कि चिंतन और भाषा के बीच संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प सत्य है? मतलब चिंतन और भाषा के जो 2 कोरिलेशन होते हैं, उनमें कौन-सा ऑप्शन सही है, आपको ये पहचान करना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। लोग कभी-कभी शब्दों के बजाय छवियों में सोचते हैं। आपने देखा होगा कि आपको उसका नाम याद ना आता हो लेकिन उसका फेस आपको याद हो जाता है। ठीक है? उसको अंतर होता है चिंतन और भाषा में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बचपन का कोई फ्रेंड हो, उसका नाम आपको याद ना हो लेकिन उसका जो थोबरा है, जो उसका चेहरा है, वो आपको बखूबी आपको याद आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को आप टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन-सा मॉडल ये एक्सेप्ट करता है कि जानकारी को अधिक गहराई से संसाधित किया जाता है, इसे बनाए रखने में संभावना अधिक है? पहला ऑप्शन है प्रसंस्करण मॉडल का स्तर, पुनः प्राप्ति संकेत मॉडल या ऑप्शन सी है एंडकिसन और शिफ्रिन मॉडल या ऑप्शन डी ट्रेस मॉडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताना है कि निम्नलिखित में कौन कैटल की द्रव बुद्धि की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी की तेजी से अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता 25 से 35 वर्ष की आयु के साथ कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का शो को नियंत्रित करता है, इसलिए जो पीयूष ग्रंथि होती है वो खुद को स्वग्रंथि मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अस्तित्व को लेकर मतभेद है। पहला ऑप्शन है स्वयं का सामाजिक आयाम, स्वयं का भौतिक आयाम, स्वयं का मनोवैज्ञानिक आयाम या ऑप्शन डी स्वयं का परलौकिक आयाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जितने लोग सी आंसर कर रहे हो सबका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 16 पीएफ पांचवा संस्करण के हालिया संस्करण में 16 पीएफ स्केल से दूसरे क्रम के कारक विश्लेषण से 5 दूसरे क्रम के कारकों में प्राप्ति की सूचना मिली है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बेसिक कारक के नाम से जानते हैं। इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चा एक प्रक्रिया के माध्यम से नए शब्द जोड़ना सीखता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम फास्ट मैपिंग के नाम से जानते हैं। किसी उत्तेजना की अनुभूति जो चेतन अनुभव की सीमा से नीचे होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बस ध्यान देने योग्य अंतर, विभेदक सीमा, सिग्नल का पता लगाना या ऑप्शन डी अचेतन धारणा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अचेतन धारणा। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बुद्धि रचनात्मक संबंध का व्याख्या करता है? यू आकार का रिश्ता, उल्टा यू का आकार का रिश्ता, रैखिक नकारात्मक संबंध या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
कोकली में औदनात्मक श्रवण रिसेप्टर्स की पहचान इस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा बाल कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर जिन्हें फील गुड हार्मोन कहा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम डोपामाइन कहते हैं, एंडोर्फिन कहते हैं, या ऑप्शन सी है एसिटोकोलाइन, या ऑप्शन डी गावा? तो उसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, ऑप्शन बी। जो एनोरेक्सिया होता है, बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं। जो एनोरेक्सिया एक प्रकार का नर्वोसा है। वो कैसा एक विकार है जो आपके रोगी में देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। भूख अधिक लगती है, भूख कम लगता है, प्यास अधिक लगती है, या प्यास कम लगता है? तो याद रखिएगा, ये प्यार का नहीं है। ये एक एनोरेक्सिया एक रोग होता है जो आपके अंदर अगर डेवलप होती है तो उसमें आपको भूख कम लगने लगता है। इसका मतलब प्यार होना नहीं होता है। ये एक आपका आपके अंदर एक विकार, एक डिसेबिलिटी होती है जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। इस वजह से भी आपको भूख कम लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण के अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, DSM-4 TR। इनमें कौन असामान्य की जैविकीय कारक नहीं है? आपको बताना है कि असामान्यता के जैविक कारक कौन से नहीं है। पहला ऑप्शन है शारीरिक संरचना, आरंभिक वजन, अंतःस्राव ग्रंथि का प्रभाव, या ऑप्शन डी आनुवांशिकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ICD-10 प्रस्तुत किया गया। जो आपका ICD-10 है वो कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, WHO, जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन कौन से हैं? जो आपने पढ़ा होगा बाइपोलर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में कंप्लीट कराया हुआ है। आपको बताना है कि जो बाइपोलर होते हैं, जो बाइपोलर के दो ध्रुव होते हैं वो कौन कौन से विकार होते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तर्क संगत और अतर्क संगत, उन्माद और विषाद, विकृति और मनोविकृति, या ऑप्शन डी मनोग्रस्ति और बाध्यता। तो याद रखना ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी तक जो लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक करने में कोई पैसा लगता नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में कौन स्वाय विकृति नहीं है? मनोविदिलता, चिंता विकृति, बाध्यता विकृति, या ऑप्शन डी है दुर्विधि। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मनोविदिलता। श्रव्य विवम्र मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? जो सुनने को लेकर एक विभ्रम होता है, जो कंफर्म नहीं हो पाता है कि सही है कि गलत है, वो किस विकृति से होता है, आपको ये बताना है। सिजोफ्रेनिया, दुर्गति, मानसिक दुर्बलता, या ऑप्शन डी है चिंता विकृति। क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिजोफ्रेनिया। शायद सिजोफ्रेनिया से आपके स्टेट या बीपीएससी में एक सवाल पूछे गए थे, जाकर आप चेकआउट करना। सिजोफ्रेनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके साइकोलॉजी में, जो काफ़ी बार आपके पेपर में देखने को मिलता भी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको बताना है कि DSM-4 के अनुसार उन्माद विषाद विकार क्या है? एक DSM-4 विकार एक तरह का डिसेबिलिटी है जो आपको देखने को मिलता है एक ध्रुवीय विकार के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ध्रुवीय विकार है। और आज का क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि डिमेंशिया प्रकाश का दूसरा नाम क्या है? उसे हम हिस्टीरिया कहते हैं, मनोविकलता कहते हैं, दुर्गति कहते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मनोविकलता। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको बताना है कि इन निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सारे ऑप्शन को आप आराम से रीड करना। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन बी, जो भी आपके असामान्य व्यवहार जो काफ़ी गंभीर होता है, तब वो सामान्य व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंट देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माना जाएगा।
अप्रॉक्स हमने 40-45 क्वेश्चन नहीं 40-42 हमने क्वेश्चन किया होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता, लाइक करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हो तो जितने भी आपको अपडेट होते हैं टीचिंग रिलेटेड या फिर आपका सब्जेक्ट वाइज़, सब कुछ आपको नोटिफ़िकेशन आपके चैनल पे सबसे पहले मिलता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स लेना चाहते हो सिर्फ़ 300 जो आपके डेली पॉकेट मनी से खाने-पीने में जितना खर्च करते हो, उसके काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो सिर्फ़ 300। बाकी डिटेल्स आपको मेरे नंबर पे मिल सकता है, बस व्हाट्सएप कीजिए, आपसे जस्ट आपसे बात हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को प्यार अपना देते रहिए।